स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल डिजिटल मेगा माइंड में। मैं हूं आपके साथ पंकज रावत। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके मोबाइल कैमरे के कुछ स्पेशल फंक्शंस के बारे में कि आप अपने मोबाइल से कैसे एक डीएसएलआर जैसा फोटो क्लिक कर सकते हैं। क्योंकि डीएसएलआर में क्या होता है, वहाँ पे आप अपनी जो वैल्यूज जो होती हैं उन्हें आप मैनुअली सेट कर सकते हैं। आईएसओ, अपर्चर, शटर स्पीड, ये सारी चीज़ें खुद से सेट कर सकते हैं। और यही सारी चीज़ें आप अपने मोबाइल के कैमरे से भी सेट कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल के कैमरे में भी मैनुअल मोड होता है। तो ये सारी जो आज की वीडियो है आपकी मोबाइल कैमरे के मैनुअल मोड के बारे में ही होने वाली है। मैं आपको सारे फीचर्स बताऊंगा कि मैनुअल मोड में क्या क्या होता है। अगर आपने ये वीडियो शुरू से एंड तक देख ली तो आपको कभी भी मोबाइल कैमरे में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि मैं सारे एक एक पॉइंट डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले आप अपने मोबाइल के कैमरा एप्लीकेशन में जाएंगे। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपके पास एक कॉटन का कपड़ा होना चाहिए, जिससे आप अपना कैमरा का लेंस साफ कर सकें अच्छे से। क्योंकि आप अपना मोबाइल कभी पॉकेट में रखते हैं, कभी कहीं भी रख देते हैं, तो उसमें थोड़ी थोड़ी धूल लग जाती है लेंस पे, जिससे आपको जो फोटो क्लिक करेंगे तो उसमें थोड़ा धुंधलापन सा आएगा। तो आपके पास कॉटन का कपड़ा होगा, उसे साफ कर लीजिए। उसके बाद आप अपने मोबाइल के कैमरे में प्रो मोड या मैनुअल मोड या एडवांस मोड, कोई कोई भी नाम से होगा, तो वो ओपन करेंगे। मैं अपने में कर लेता हूँ। उसके बाद मैं पहले आपको सेटिंग में लेके चलता हूँ। सबसे पहले आता है HDR मोड। ये अभी मैं आपसे डिस्कस नहीं कर रहा, इसको मैं बाद में बताऊंगा आपको। फिर इसके बाद नीचे चलते हैं। नीचे एक ऑप्शन है शटर साउंड, ये आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। लेकिन इसकी एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं आपको, जापान में आप कभी भी शटर साउंड ऑफ नहीं कर सकते। अगर आपने ऑफ किया तो आपने क्राइम किया है। क्योंकि जापान में क्या होता है, वहाँ पे लड़कियाँ छोटी छोटी स्कर्ट्स पहनती हैं, तो कोई चुपके से उनका फोटो ना खींचे, इसके लिए वहाँ पे शटर साउंड ऑफ नहीं कर सकते। वहाँ की जो कंपनी है ना, मोबाइल जो बनाती है, यहाँ जो मोबाइल जापान में चलते हैं उनमें पता है बहुत सी कंपनियों में शटर साउंड ऑफ करने का कोई ऑप्शन ही नहीं होता। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो इसके बाद हम चलते हैं नीचे और आते हैं हमारी ग्रिड पे। ठीक है, ये ग्रिड का बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे जाने के बाद आप देखते हैं इसमें 3x3, 4x4, किसी में 6x6 अलग अलग तरीके से होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप 3x3 पे क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो फोटो खींच रहे हो ना, जो आपका सब्जेक्ट है, वो हमेशा जो मैंने एक बॉक्स बनाया है इस वाले सर्कल में होना चाहिए। अगर इस वाले सर्कल में होगा या तो लेफ्ट में या फिर राइट में, तो आपका जो फोटो क्लिक होगा ना, उसमें एक बेहतरीन तरीके से सिनेमेटिक लुक आएगा। आप ये ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा लुक आएगा। अगर आपने इन दोनों में ना करके, मतलब आपको जो सब्जेक्ट है साइड में नहीं रखा दोनों में और आपने बीच में रख लिया, तो बीच में आप रखोगे तो बहुत ही ऑड सा फोटो आएगा। ना तो इधर का बैकग्राउंड सही से आएगा, ना इधर का आएगा। अगर आप साइड में रखेंगे तो एक जो बैकग्राउंड होगी ना, एक अच्छी तरीके से कैप्चर होगा वो, तो बहुत अच्छा लगता है ये भी। तो ये आप ऑन कर सकते हैं। ग्रिड सेट करने के बाद हम नीचे आते हैं वाटर मार्क पे। अगर आप ये ऑन करते हैं तो आप जो फोटो क्लिक करेंगे उस पर नीचे एक वाटर मार्क पे आपका नाम या कुछ भी जो आप चाहें वो लिख सकते हैं, और बहुत अच्छा लगता है वो भी देखने में। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद हम नीचे चलते हैं। नीचे आपको दिखेंगे दो ऑप्शन, एक तो है हिस्टोग्राम के नाम से और एक हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन। इनको अभी ऑन कर देता हूँ, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये चीज़ें क्या हो। अब आप अपने कैमरे की स्क्रीन पे आ जाइए। वहाँ पे आपको ये दो ऑप्शन दिख रहे हैं जो अभी हमने ऑन किया है। ऊपर है हिस्टोग्राम और इसके नीचे जो दिख रहा है आपको वो है रेफरेंस लाइन। ठीक है, ये अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज होते हैं। उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो एक सी का ऑप्शन है। यहाँ पे आप कोई वैल्यू सेट करके उसको कॉपी कर सकते हैं बाद में, ये भी मैं बताऊंगा। इसकी साइड में रॉ का ऑप्शन है, वो भी आपको डिस्कस करूंगा। टाइमर है, उसके साइड में एक स्क्रीन का क्रॉप करने का और फुल स्क्रीन में कन्वर्ट करने का ऑप्शन है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, ऐसे यूज कर सकते हैं आप। अगर अगर आपको इंस्टाग्राम के लिए फ़ोटो क्लिक करना है, या आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। उसके नीचे आप देखेंगे कि 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये होते हैं मेन मैनुअल मोड के। जो कैमरे में जो मैनुअल मोड होता है उसके सारे फंक्शंस ये होते हैं। तो हमारी पूरी वीडियो इन्हीं के ऊपर है। ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में डिस्कस करके बताऊंगा कि कैसे इनको यूज करना है, उनका क्या मतलब होता है। तो चलिए सबसे पहले ओपन करते हैं हम एक्सपोजर। ठीक है, एक्सपोजर नॉर्मली एक ट्राइंगल, इसको एक्सपोजर ट्राइंगल बोलते हैं। मतलब ट्राइंगल से मतलब है कि एक्सपोजर जो खड़ा होता है ना, वो 3 खंभों पर खड़ा होता है। 3 खंभे होते हैं, आईएसओ, अपर्चर एंड शटर स्पीड। अगर ये तीनों आपके सेट नहीं होंगे तो आपका जो एक्सपोजर है वो कभी सेट नहीं हो सकता। पहले आपको वो चीज़ें सेट करनी पड़ेंगी, उसके बाद देखना पड़ेगा कि आपकी जो पिक्चर है उसमें कितना आपको एक्सपोजर रखना है, डार्क रखना है, लाइट रखना है, उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं कि एक आपका फोकस होता है। ठीक है, जैसे आपने आपकी मतलब पिक्चर पे कहीं भी लाइट ज़्यादा है, ठीक है, तो अगर वहाँ पे आप फोकस करेंगे तो वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइट को डिम कर देगा। तो ये भी एक तरह का एक्सपोजर ही होता है। यहाँ पे अगर हम फोकस करके उसकी वैल्यू को बढ़ाया घटा सकते हैं। ठीक है, देखिए मैंने घटा दी ये सारी, तो डार्क हो गया, लेकिन ये एक जगह के लिए होता है। अगर आप कहीं और टैप करेंगे
तो दोबारा नॉर्मल हो जाएगा। और जो एक्सपोजर हमने अभी जो नीचे से सेट किया था मैनुअली, वो होता है पूरी फुल स्क्रीन के लिए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं फोकसिंग मोड की। नॉर्मली तो ये फोकसिंग मोड जब यूज करते हैं जब हमको किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का फोटो क्लिक करना होता है, जब हम फोकसिंग मोड यूज करते हैं। और अगर आपका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपके जस्ट सामने है स्क्रीन पे, तो आप वहाँ पे अगर सिंगल प्रेस करेंगे तो भी आपको फोकस कर लेगा कैमरा। लेकिन हम मैनुअल मोड की बात कर रहे हैं, तो हम मैनुअली सेट करना सीखेंगे कि कैसे हम किसी सब्जेक्ट को मैनुअली फोकस कर सकते हैं। तो अपना फोकस मोड ऑन करिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ आप स्क्रॉल कर सकते हैं इसको। अगर आप फ्लावर की तरफ जाएंगे पहले, तो यहाँ से आपका जो फ्रंट वाला मतलब जो सब्जेक्ट है वो पहले क्लीन होना स्टार्ट होगा और आपकी बैकग्राउंड ब्लर होना स्टार्ट। इसके बाद बात करते हैं शटर स्पीड की। शटर स्पीड पहले मैं आपको बताता हूँ होती क्या है। जैसे आपने कोई फोटो क्लिक किया, आपने बटन प्रेस किया, फोटो क्लिक हो गया, लेकिन उसके पीछे एक प्रोसेस होता है। जैसे ही आप फोटो बटन क्लिक करते हैं तो आपकी जो कैमरे का शटर होता है वो ओपन होता है, सब्जेक्ट की लाइट पड़ती है सेंसर पे और शटर बंद हो जाता है। तो ये प्रोसेस होता है, लेकिन ये इतना फास्ट होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसकी जो वैल्यू होती है वो फ्रैक्शन में होती है, जैसे 1/100, 1/200, 1600, 8000, मतलब बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो सोचिए 1 सेकंड के 100वें हिस्से में फोटो क्लिक करता है तो कितना फास्ट होता होगा। अब मैं आपको बताता हूँ शटर स्पीड यूज क्यों होती है, मतलब कहाँ आपको यूज करनी है। ये ज़्यादातर यूज जब होती है जब आपको कोई स्टैटिक फोटो लेना है। जैसे आप मतलब जैसे आप कोई गाड़ी चल रही है, ठीक है, आप सपोज करिए आप ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन जा रही है, आपने कहीं पे फोटो खींचना है, ट्रेन से बाहर फोटो खींचना है, तो बाहर का जो वो एरिया होता है वो बहुत तेज ऐसे जाता है, मूव करता है, ठीक है, मोशन में होता है। तो वहाँ वहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं शटर शटर स्पीड को। वहाँ पे यूज करने के लिए आपको क्या करना है, इसकी जो वैल्यू है ना वो जितनी हाई है अपने आपके फ़ोन में, जितनी हाई है उतनी हाई पे लगाइए, ठीक है। मेरे में 1/8000 है, ठीक है, तो मैं वो सेट करता हूँ। तो जैसे ही आप कोई फोटो क्लिक करेंगे ना तो 1 सेकंड के 8000 में हिस्से में वो फोटो क्लिक होगा। मतलब जरा सा भी आपकी जो जितना भी मूविंग सब्जेक्ट है ना आपका, जरा सा भी ब्लर नहीं आएगा, एकदम एकदम स्टैटिक पिक्चर क्लिक होगा। आप करके देखिएगा कभी। और जब इसकी शटर स्पीड कम कर देते हैं हम 4 सेकंड, 5 सेकंड, 30 सेकंड तक हो जाती है मैक्सिमम, ठीक है। 30 सेकंड तक अगर हम इसका शटर स्पीड रखते हैं तो शटर खुला रहेगा 30 सेकंड के लिए, लाइट पड़ती रहेगी पड़ती रहेगी पड़ती रहेगी उस पर। और 30 सेकंड के बाद शटर बंद होगा, जब जाके जितनी लाइट पड़ी है उस पर जाके फोटो क्लिक होगा। तो ये आप पता कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे आपने फोटोग्राफी देखी होगी, मैं लगा दूंगा देख लेना, ये वाली फोटोग्राफी। ये जो फोटो बनते हैं ना वो ऐसे ही बनते हैं। अगर आप शटर स्पीड को 30, 16, 12, 15 जितनी भी हो आपकी में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उतनी करिए। और कोई बल्ब लीजिए या लाइट कुछ भी लेके ऐसे ऐसे घुमाते रहिए, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे जहाँ भी जैसे भी दिल बना लीजिए, ऐसे करके कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया नहीं है लेकिन आप करके देखिए। तो ये ऐसे करोगे ना तो जितनी लाइट, जितनी देर आप करते रहोगे 30 सेकंड तक, जितनी लाइट कैमरे में पड़ेगी वो सारी कैप्चर हो जाएगी ब्लर में। तो आपको जो मतलब इफेक्ट दिखेगा ना, बहुत ज़्यादा शानदार इफेक्ट दिखेगा। तो आप ये यूज करके देखिए, इसीलिए शटर स्पीड यूज होता है। आपने बहुत सारे फोटो देखे होंगे इंस्टाग्राम पे, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, देख लीजिए आप। ये सारी चीज़ें शटर स्पीड से ही होती है। अब बात करते हैं वाइट बैलेंस की। वाइट बैलेंसिंग नॉर्मली जब यूज करते हैं जब आपको फोटो में कलरिंग एडजस्ट करना होता है, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है मेरे फ़ोन में वो 2300 से लेके 7200 तक है। और जो के है वो केल्विन है। इसकी जो मतलब वाइट बैलेंस को डिनोट करते हैं वो केल्विन से करते हैं। तो जैसे आप सबसे पहले नीचे जाएंगे, मतलब 2300 पे आप वैल्यू सेट करेंगे, तो आपकी जो फोटो देखने को मिलेगी आपको एकदम पूरी ब्लू ब्लू इफेक्ट आएगा उसमें, क्योंकि इसकी जो सबसे लोएस्ट वैल्यू होती है उसमें पूरा ब्लूनेस होती है, ठीक है। जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते जाएंगे, 2300 से ऊपर लेते जाएंगे और आप 7500 पे पहुंच जाएंगे ना, तो आपकी जो फोटो है पूरी येलो इफेक्ट हो जाएगा उसमें, मतलब पूरा येलो येलो दिखेगा आपको। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। और एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको इसमें, जैसे आप इसको 2300 से ऊपर ले जाएंगे और आप जाके इसको रोकेंगे 5200 पे, ठीक है। 5200, 5300 के पास जाएंगे तो आपका जो मतलब नॉर्मल कलरिंग होती है वो दिखाई देगी आपको। जैसे ही आप इसको 5200, 5300 से नीचे लेके आएंगे 4800, 4200, 3600, तो वहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा ब्लू इफेक्ट दिखाई देगा। और जैसे 5200, 5300 से ऊपर लेके जाएंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा येलो दिखाई देगा। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं आईएसओ की। आईएसओ नॉर्मली होता है सेंसिटिविटी ऑफ योर सेंसर, मतलब जो आपके कैमरे के सेंसर पर जो लाइट पड़ रही है, मतलब जो आपने अपर्चर शटर स्पीड सेट की है उसके हिसाब से जो आपके सेंसर पर लाइट पड़ रही है उस पर कैमरे को रिएक्ट कैसे करना है, सॉफ्टवेयर को रिएक्ट कैसे करना है, वो सारी चीज़ें एडजस्ट करता है आईएसओ के थ्रू। अगर आप आईएसओ की कम वैल्यू रखते हैं तो आपकी जो पिक्चर है एकदम क्लीन दिखाई देगी आपको। अगर आप आईएसओ ज़्यादा रखते हैं, मतलब 3200, 6400 रखते हो, तो आपको थोड़ी थोड़ी नॉइस देखने को मिल सकती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं मोबाइल कैमरे में एक और मैनुअल मोड होता है जो होता है अपर्चर। लेकिन मेरे
मोबाइल में वो नहीं है। हो सकता है कि आपके फ़ोन में हो या नहीं हो, लेकिन अगर किसी के फ़ोन में है तो मैं वो भी बता देता हूँ क्या होता है। अपर्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसलिए अपर्चर नॉर्मली जो कैमरे का लेंस था उसके आगे एक ब्लेड से लगे होते हैं। मैं आपको दिखा दूँगा, स्क्रीन पे देख सकते हैं आप। एक ब्लेड्स करके एक गोला सा बनता है, उससे वो होता है अपर्चर, मतलब वो बंद होता है खुलता है, ठीक है। अगर आपका अपर्चर को डिनोट करते हैं एफ से, अगर आपका एफ नंबर कम है मतलब 1.8 1.7 2.2 इतना है, तो आपका जो अपर्चर है वो ब्लेड्स हैं वो ज़्यादा खुलेंगे मतलब उसमें लाइट ज़्यादा आएगी। अगर आपका अपर्चर नंबर ज़्यादा है मतलब f22 32 करते हैं आप मैनुअल मोड में जैसे डीएसएलआर में करते हैं, तो आपका जो अपर्चर है वो बहुत ज़्यादा कम खुलेगा। तो उसमें क्या है कि लाइट जो है ना वो बहुत कम आएगी, ठीक है। अपर्चर नॉर्मली हम यूज करते हैं बुके इफेक्ट के लिए, मतलब हमें जब बैकग्राउंड अच्छे से ब्लर करना होता है तो हम ज़्यादातर अपर्चर यूज करते हैं। जब हमारा कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट जस्ट सामने होता है कैमरे के, जब हम अपर्चर सेट करते हैं, तो अपर्चर अगर हमारा कोई सब्जेक्ट सामने है तो हमने अपर्चर सेट किया f 1.8 या 2.2, ठीक है। तो क्या होगा, जब हम पिक्चर क्लिक करेंगे तो जो सब्जेक्ट है उसकी ओपनिंग ज़्यादा होगी, क्योंकि 2.2 है एफ नंबर, ठीक है। ओपनिंग ज़्यादा होगी तो जो सब्जेक्ट है उसकी लाइट भी ज़्यादा पड़ेगी सेंसर पे, ठीक है। तो लाइट ज़्यादा पड़ेगी तो सब्जेक्ट है केवल उसी की लाइट पड़ पाएगी, और बाकी जो बैकग्राउंड है पीछे उसकी लाइट बहुत कम पड़ेगी। तो जो लाइट कम पड़ेगी वो तो ब्लर हो जाएगा, और जो लाइट ज़्यादा पड़ेगी वो एकदम क्लीन हो जाएगा फोटो, ठीक है। तो इससे एकदम मस्त बुक इफेक्ट आता है, ठीक है। और आप एफ नंबर बड़ा करते हैं मतलब 22 32 करते हैं, तो आपको ज़्यादा एरिया है मतलब जो ज़्यादा एरिया कवर हो रहा है वो ज़्यादा एरिया शार्प आएगा। जब कोई नेचर में फोटोग्राफी करते हैं या बाहर कहीं जाते हैं हम, तो वहाँ पे हम एफ नंबर बड़ा रखते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा एरिया का जो फोटोग्राफ है वो शार्प चाहिए। और कम अगर हम रखते हैं तो एक मतलब लिमिटेड एरिया में सब्जेक्ट हमारा पर्टिकुलर वो ज़्यादा शार्प आएगा, बाकी बैकग्राउंड ब्लर आएगा। इसके बाद ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में देखेंगे आप सी का बटन है, उसे ओपन करेंगे तो उसमें C1 C2 दो ऑप्शन आते हैं। C1 C2 का मतलब क्या है कि जैसे आपने C2 पे क्लिक किया तो एक वैल्यू पहले से सेट हुई है, जैसे ही C2 क्लिक करेंगे वो वैल्यू अपने आप आ जाएगी। अब शटर स्पीड और वाइट बैलेंस की ये सारी अपने आप आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं, जैसे आपने कोई फोटो क्लिक किया और आपको उसकी मतलब जो कलरिंग एडजस्टमेंट है वो सारी चीज़ें अच्छी लगी और आपको पता है कि मैंने इस पे सेट किया, अगर आपको आगे ध्यान नहीं रहे तो वहाँ पे आप जाके नीचे कोने में C2 है वहाँ पे एक बार क्लिक करके वो वैल्यू सेव कर सकते हैं। अगर आपको आगे से वही कंडीशन में फोटो खींचना है तो बस अपना एक बार C2 ओपन करिए और सेम वैल्यू अभी पुट हो जाएंगी। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, अगर किसी को याद नहीं रहता उसके। इसके साइड में एक रॉ का ऑप्शन है, अगर रॉ का ऑप्शन आप ऑन कर देंगे तो जो आप फोटो है एकदम रॉ आएगी, मतलब उसमें ना कोई कलरिंग होगी ना कोई मतलब कुछ भी नहीं होगा, अपर्चर वगैरह कुछ भी सेट नहीं होगा, एकदम नॉर्मल फोटो खींचेगा। मैं आपको एग्जांपल दिखा दूंगा कुछ ऐसे फोटो, इसका जो साइज है ना वो बहुत ज़्यादा 31-32 MB के आसपास मेरे कैमरे से फोटो खींच रहे हैं, पता नहीं क्यों। और इसकी साइड में हम देखेंगे टाइमर, ये आप सभी को पता ही होगा, 3 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड कुछ भी लगा दो, टाइमर सेट कर दो, कैमरे के सामने खड़े हो जाओ, आप अपना फोटो खींच सकते हो, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी, ठीक है। इसके साइड में आएंगे हम, स्क्रीन का है, स्क्रीन का मैं बता ही चुका हूँ। इसके बाद हम जाते हैं इसकी जो आपको कैमरे की मेन स्क्रीन में दो चीज़ दिख रही है, हिस्टोग्राम और रेफरेंस लाइन, ठीक है। हिस्टोग्राम का मतलब होता है, हिस्टोग्राम का सीधा सा मतलब है जो इसमें ग्राफ चल रहा है, जो ऊपर जा रहा है वो तो है हाईलाइट, मतलब जो आपका कैमरे की स्क्रीन में जो चीज़ें आ रही है वो कितनी हाईलाइटेड है, जितना ऊपर जाएगा उतनी ज़्यादा हाईलाइटेड है, ठीक है। और जितना वो नीचे वाली है वो मतलब डार्कनेस है, मतलब इमेज में कितना डार्कनेस एरिया आ रहा है वो उस चीज़ शो कराता है। आप अगर कैमरा को मूव करेंगे तो चेंज होती रहती हैं। उसके नीचे रिफरेंस लाइन है, जैसे आप समझ ही गए होंगे उसको, तो आपका अगर फोन एकदम सीधा स्टेबल है तो आपको ग्रीन हो जाएगी वो, नहीं तो आपको दिखा देगी टिल्ट हो गई कि किधर किस साइड आपका फोन ज़्यादा झुका हुआ है। अब इसके बाद बात करते हैं STR मोड की। पहले हम नॉर्मल फोटो वाले मोड में जाते हैं, क्योंकि प्रो मोड में STR नहीं चलता है। तो नॉर्मल मोड में जाने का सेटिंग में जाके हम STR मोड को ऑन कर देंगे, ऊपर ऑप्शन आ जाएगा STR मोड का। अगर वो ऑन होगा तो स्क्रीन में दिखा देगा STR मोड में आपका फोटो क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। STR नॉर्मली होता है हाई डायनामिक रेंज, मतलब जैसे आप कोई फोटो है, ठीक है, उसमें डार्कनेस ज्यादा आ रही है, मतलब क्लियरिटी नहीं आ रही, तो STR मोड क्या करता है, तो STR मोड से आप फोटो क्लिक करेंगे तो तीन बार फोटो क्लिक करता है। मतलब एक तो जो उसका डार्केस्ट पार्ट है, डार्क वाली पार्ट पूरा क्लिक करेगा, एक उसका मतलब जो हाईलाइटेड है मतलब ज्यादा एक्सपोजर करके क्लिक करेगा, एक लो एक्सपोजर, एक हाई एक्सपोजर, एक करेगा नॉर्मल। उन तीनों को मर्ज करके सॉफ्टवेयर की मदद से जो सबसे बेस्ट रिजल्ट होगा वो आपको दिखा दिया। जैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये विदाउट STR है और ये विद STR है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। STR में डिटेलिंग पूरी आ जाती है, जो भी एरिया आपका डार्क होगा ना उसमें भी डिटेलिंग आपको बिल्कुल प्रॉपर दिखा देगा। STR मोड के बाद आता है जूम का ऑप्शन। मेरे फोन में 2x है, किसी में 4x होती है, किसी में 8x होती है, ये होती है ऑप्टिकल जूम। इसके बाद जो हम जूम करते हैं वो होती है डिजिटल जूम, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस बताता हूँ मैं आपको क्या है।
ऑप्टिकल जूम जो होती है वो तो कंपनी द्वारा दी हुई, मतलब जो कैमरे का लेंस है वो एकदम प्रॉपर, मतलब कोई भी डिटेलिंग गायब नहीं होगी, फोटो की जितनी डिटेल है पिक्चर में उतनी डिटेल होगी और ऑप्टिकल जूम कर देगा फोटो को, ठीक है। जैसे 1x 2x 4x जितना भी आपके कैमरे में सपोर्ट है उतना, ठीक है, कोई मतलब एक भी डिटेल आपकी लैक नहीं करेगी। लेकिन इसके बाद जैसे ऑप्टिकल जूम अपनी पूरी कर लेते हो 2x 4x तक, उसके बाद जब जूम करते हो तो वो होती है डिजिटल जूम। डिजिटल जूम का मतलब होता है कि वो कोई लेंस जूम नहीं करता, उसको केवल वो सॉफ्टवेयर की मदद से कैमरा जो फोटो आपके कैमरे में आ रहा है उसको क्रॉप करता जाता है। जैसे आप फोटो क्रॉप करोगे तो बड़ा हो जाता है ना, तो क्रॉप करता जाता है सॉफ्टवेयर की मदद से, वो कोई जूम नहीं होती, तो उसमें बहुत ज्यादा डिटेलिंग खराब हो जाती है। तो ये होती है आपकी जूम। तो ठीक है दोस्तों, ये थी सारी वीडियो जिसमें मैंने आपको कैमरे के मेनू और फंक्शन समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसपे कि मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। मेरी पूरी फोटो एडिटिंग की सीरीज चल रही है जिसमें मैंने यही वीडियो बनाई है आज की। अगर किसी को डिटेल में जाना है इन सारे पॉइंट्स के जो मैंने बताया, शटर स्पीड अपर्चर डिटेल में पढ़ना है, किसी को फोटोग्राफी ही करनी है, प्रॉपर करियर में बनाना है, तो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, वहाँ जाके एकदम प्रॉपर तरीके से सीख सकते हो। मैंने केवल एक मोबाइल यूजर के लिए जो फोटो एडिटिंग करना चाहता है, फोटो खींचना चाहता है, उसके लिए बताया है कि ये नॉर्मल चीजें होती क्या, मतलब ओवरव्यू दिया है कि ये इसका काम ये होता है, इसका काम ये होता है। मैं किसी की डिटेल में नहीं गया। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो इस चैनल को सब्सक्राइब करके, और मुझसे जुड़ सकते हो ऐसी वीडियो और देखने के लिए। मैं यहाँ पे मोबाइल से रिलेटेड और आगे जाके मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो लेके आने वाला हूँ आप सभी के लिए। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ, देखते रहिए डिजिटल मेगा माइंड। धन्यवाद।